नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज फिर से हम रीडेवलपमेंट की ही बात करने वाले हैं। तो रीडेवलपमेंट में जो लोगों को, सोसाइटी वालों को बाटली में उतारा जाता है, वो कैसे उतारा जाता है, ये मैं आज समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़ा सा तेल का डब्बा होता है और तेल के डब्बे में से छोटे बॉटल में अगर आप तेल डालना चाहते हो तो आप इस्तेमाल करते हो एक फनल। फनल क्या है? फनल एक ट्यूब है। एक साइड से वो पतला है, पतले वाले एंड को आप बॉटल के अंदर डालते हो और जो चौड़ा वाला एंड है, इतना बड़ा होता है, उसके अंदर आप तेल डालते हो। तो इस तरह से तेल को आप बाटली में उतारते हो। ठीक इसी तरह से सोसाइटी के मेंबर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स को बाटली में उतारा जाता है। ये बाटली में कैसे उतारा जाता है, आज मैं आपको ये फनल का सिस्टम ठीक से समझाने जा रहा हूं, एकदम विस्तार में समझा रहा हूं। दोस्तों, पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है। मैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूं, नॉर्मल वाले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूं, जो करीब करीब 30-40 साल पहले बना हुआ होगा, 1980 के साल में या 1990 के साल में बना हुआ होगा। तो ये टाइप के जो सीमेंट स्ट्रक्चर, सीमेंट एंड ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, 3-4 फ्लोर्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका उम्र काफ़ी कम था। यानी वो अंतुले एरा का सीमेंट था, तो सीमेंट में बहुत सारा रेत मिला हुआ था। और ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं मुंबई में जिनका लाइफ स्पैन काफ़ी कम है। तो कहीं भी दो बात नहीं है कि बिल्डिंग्स को या तो मेजर रिपेयर करना पड़ेगा या फिर उसे रीडेवलपमेंट में डालना पड़ेगा। लेकिन मेजर रिपेयर का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी मेंबर्स का एक प्रेफरेंस रहता है कि चलो हम रीडेवलपमेंट ही कर लेते हैं। लेकिन रीडेवलपमेंट में जो खतरा है, जो डेंजर्स हैं, उसके बारे में वो सोचते नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? भाई पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचते हो? तो किसी को ये नेगेटिव सोचना अच्छा नहीं लगता है। रिस्क के बारे में बात करो तो वो नेगेटिव है। बिल्डर्स आपको किस तरह से सालों साल तक रखड़ा सकते हैं, आपको फ्लैट नहीं मिलेगा ये हालत में आपको कर सकते हैं, दशकों के लिए रखड़ा सकते हैं। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे या आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े होके टपक जाएंगे, फिर भी फ्लैट नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थिति खड़ा कर सकते हैं। या फिर आप खुद बूढ़े हो जाओगे, आपका जो उम्र है वो निकल जाएगा, 10, 15, 20 साल एक घर का राह देखते देखते, लेकिन आपको घर नहीं मिलेगा। ये टाइप की परिस्थिति खड़ा कर सकते हैं। ये एक हकीकत है, हम बार बार देखते हैं मुंबई में कि इस तरह से हो रहा है। लेकिन ऐसी बातें करना नेगेटिव माना जाता है। भाई पॉजिटिव सोचो, शुभ शुभ बोलो, क्यों नेगेटिव बात कर रहे हो? तो इस तरह से लोग बात को उड़ा देते हैं और आपका जो सोसाइटी है वो चला जाता है रीडेवलपमेंट में। और रीडेवलपमेंट में तो चला ही जाता है, चलो आपको एक अच्छा बिल्डर ढूंढना होता है, लेकिन वो अच्छे बिल्डर के हाथ में नहीं जाता है, वो बकवास बिल्डर के हाथ में जाता है, या वो ऐसे रियल एस्टेट एजेंट के हाथ में जाता है जो बिल्डर है ही नहीं। वो एस्टेट एजेंट आपके बिल्डिंग पे काबू कर लेता है और फिर उस यानी आपको बेसिकली बेच देता है। आपके बिल्डिंग को, वो आपके प्रोजेक्ट को वो खरीद लेता है आपके मैनेजिंग कमेटी से और फिर बेच देता है टू द हाईएस्ट बिल्डर, यानी ऐसे बिल्डर को जो उसको बहुत सारा पैसा देता है। तो इस टाइप से काम होता है, यानी बिल्कुल ही गलत तरीके से काम होता है। लेकिन ये काम होता कैसे है, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत होती है कन्वेंस लेने से। सही है, लेना चाहिए कन्वेंस। आपके सोसाइटी को बिल्डिंग का कन्वेंस लेना ज़रूरी है, लेना चाहिए, तो कोई गलत काम नहीं है। लेकिन ये सही काम से ही शुरू होता है गलत काम। कैसे? तो पहले आपका सोसाइटी कन्वेंस लेना चाहता है, वो कहते हैं कि चलो चलो भाई जल्दी से पैसे दो और
कुछ ज़्यादा ही पैसे देने पड़ते हैं कन्वेंस लेने के लिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस देना पड़ता है डीम्ड कन्वेंस के लिए। तो इस तरह से करके आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, यानी कि सोसाइटी वालों से हर एक फ्लैट से 20, 30, 40, 50 हज़ार ले लेते हैं या उससे भी ज़्यादा। किस लिए? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना पड़ता है। क्या ये सच है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना पड़ता है? तो थोड़े हद तक सच भी है, लेकिन काफ़ी कुछ झूठ इसमें मिला हुआ है। जो मिडिल मैन रहता है, बिचौला रहता है, वो अमाउंट को निगल जाता है। यानी आपसे 50-50 हज़ार लेता है और शायद 5,000, 10,000 घूस देने में जाता होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, लेकिन या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रॉपर्टी कार्ड पे आपका नाम डालने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो अमाउंट है उसको वो बिचौले निगल जाते हैं, यानी खा जाते हैं। तो ये भी एक सच है। लेकिन लोग हैं, उनके मन में लालच भरा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग, उनके मन में हमेशा एक इजी वे आउट, एक आसान तरीके से निकलने की चाहत है। भाई हम खर्चा क्यों करें, इजी वे नहीं मिल रहा है तो हम खर्चा नहीं करते। हमें खर्च नहीं करना है, 20,000, 30,000 पर फ्लैट भी खर्च नहीं करना है, तो कैसे करें? तब आता है बिल्डर या बिचौलिया एक मिडिल मैन है, एस्टेट एजेंट है। उसके पास बिल्डिंग बनाने की कैपेसिटी नहीं है, उसके पास वो विद्या भी नहीं है, उसके पास वो पैसे भी नहीं है, यानी वो सिर्फ एक बिचौलिया है जो आपके सोसाइटी के ऊपर काबू पाना चाहता है। अब ये बंदा आके आपको प्रस्ताव देता है कि देखो, मैं आपके लिए डीम्ड कन्वेंस लाके दूंगा, लेकिन उसके बाद रीडेवलपमेंट का काम मेरा होगा, आप मुझे ही रीडेवलपमेंट का काम दोगे, इस शर्त पे मैं लाके दूंगा। तो वो क्या करेगा, आपके सोसाइटी के सारे पेपर्स ले लेता है और फिर डीम्ड कन्वेंस जैसे तैसे करवा लेता है। अब करवाने के बाद जो मेन पेपर्स हैं, वो पेपर्स अपने ही साथ रखेगा। उसके बाद वो पेपर्स आपके सोसाइटी को वापस नहीं मिलेगा, मैनेजिंग कमेटी के हाथ में वापस नहीं आएगा। अब मैनेजिंग कमेटी भी उसके साइड पे हो जाती है, शायद छोटे मोटे गिफ्ट्स मिलते होंगे, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है बिल्डर उनको अपने आदमी बना के रख लेता है। और ये हर बार देखा जाता है कि मैनेजिंग कमेटी वाले चाहे जितने वो अच्छे हों और सीधे हों, लेकिन वो किसी न किसी कारण से बिल्डर की तरफ हो ही जाते हैं। और रीडेवलपमेंट को फिर कोई अगर चैलेंज करे या बिल्डर को कोई सवाल करे तो भाई उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो आदमी को वो लोग साइडलाइन कर लेते हैं। मीटिंग में उसको डांटते हैं, धत्कारते हैं, गाली देते हैं उसको, यानी ट्रबल मेकर कहते हैं, हैबिचुअल कंप्लेनर कहते हैं। इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो जाता है अगर किसी ने बिल्डर से सवाल किया तो। ये भी देखा जाता है, बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, यानी बहुत सारे सोसाइटीज़ में ये टाइप का पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो बिल्डर है, ये जो बिचौलिया है, इसने कन्वेंस अगर ले लिया तो ये पेपर्स उसी के पास रखेगा। अब सोसाइटी झक मार के उसको ही रीडेवलपमेंट का काम देती है, उसके नाम पे रीडेवलपमेंट के पेपर्स बनते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट बनता है, MOU बनता है। अब ये आदमी जाके ये सोसाइटी का जो काम है वो किसी बिल्डर को बेच देता है। अगर कोई पूछे उस इंसान से कि भाई तुम्हारे पास क्या फंडिंग है, तो वो कहता है भाई मैं तो अपने सर्कल से फंड खड़ा कर लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो भी तुम्हें क्या करना है, मैं किसी तरह से पैसे लेके आऊँगा, तुमको क्या करना है। इस तरह से वो बात को उड़ा देता है। ये एक टाइप का पैटर्न है। अब और एक टाइप का पैटर्न मैं बोलता हूँ, सोसाइटी अपने आप से कन्वेंस लेके आ गई, सोसाइटी वाले, मैनेजिंग कमेटी वाले किसी कंसल्टेंट के थ्रू ये कन्वेंस के पेपर्स लेके आ गए और प्रॉपर्टी कार्ड पे सोसाइटी का नाम चढ़ गया। इतना काम उन्होंने कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने ये काम कर लिया,
ये बिल्डिंग का हालत खराब हो न हो, वो बिल्डिंग का हालत खराब करने लगते हैं अपने आप से। बिल्डिंग, ये मैनेजिंग कमेटी वाले बिल्डिंग का हालत खराब करने लगते हैं। कैसे? जो रिपेयर टाइम टू टाइम करना चाहिए, वो रिपेयर को वो निग्लेक्ट करना शुरू करते हैं। वो रिपेयरिंग नहीं करते हैं। टेरेस में लीकेज है तो होने दो, पाइप फटे हैं तो फटने दो, पाइप में से पानी निकल रहा है, सुएज का पानी निकल रहा है, निकलने दो। ये टाइप के भावना, और बिल्डिंग को रिपेंट करना होता है जो बिल्डिंग का लाइफ बढ़ा सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन छोड़ो यार, नहीं करना है, क्यों खर्चा करना है ये बिल्डिंग पे, क्योंकि ये बिल्डिंग अब गिरने वाला है। इस तरह से वो एक कंडेम्ड एटीट्यूड, अरे इतने हद तक वो चले जाते हैं कि जो कंपाउंड में अगर बारिश के मौसम में जो लील पड़ता है ना, ग्रीन कलर का जो मॉस जमीन पे उगता है, उसको भी वो ये निकालने के लिए पैसे खर्च नहीं करते हैं। यानी थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है उसके ऊपर ब्लीच या ऐसा पाउडर डाल के उसे साफ करने के लिए, ताकि लोग गिरे नहीं। उतना भी वो खर्चा नहीं करेंगे, यानी किसी टाइप का खर्चा नहीं करेंगे। पंप सेट नया लाना होता है, नहीं लाते हैं। टैंक में से लीकेज है, होने दो, यानी बिल्डिंग जल्द से जल्द खराब हो जाने दो। ये टाइप का बिहेवियर देखा जाता है ऐसे सोसाइटीज में। उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं भैया अभी रिपेयर का समय आ गया, चलो रिपेयरिंग के लिए हम स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं। तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिटर को बुलाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिटर, भाई कोई भी बिल्डिंग हो, कुछ ना कुछ तो रिपेयर होना ही है, चाहे वो अच्छे कंडीशन में हो। तो रिपेयरिंग के बाद वो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में आ जाता है कि आपको ये बिल्डिंग को ठीक से रिपेयर करने के लिए कम से कम 5 लाख 10 लाख का खर्चा लगेगा। कोई समटाइम्स बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है, मामूली खर्चा होता है। यानी कि हर एक फ्लैट वाले को 20-30 हजार रुपया देना पड़ेगा और ये खर्चा कवर हो जाएगा। इस टाइप का खर्चा होता है और ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाता है कि आप 10,000 या 20,000 पर फ्लैट अगर दोगे तो अच्छी तरीके से ये बिल्डिंग का लाइफ 10 साल या 20 साल या 30 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। 10-20 साल तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है कुछ बिल्डिंग्स के केस में। लेकिन अब सोसाइटी वालों का किस तरह से बर्ताव बदल जाता है, वो सोसाइटी में एक जल्दी से मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग का एजेंडा होता है टू डिस्कस द ऑडिट रिपोर्ट, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट। एजेंडा जनरल बॉडी के लिए सिर्फ इतना होता है कि टू डिस्कस द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट। मार्क माय वर्ड्स, रीडेवलपमेंट की बात नहीं रहती है। लेकिन ये मीटिंग में ऑलरेडी रीडेवलपमेंट का मन बना लिया होता है मैनेजिंग कमेटी वालों का। तो वो क्या करते हैं, सोसाइटी वालों के सामने इस तरह से सवाल पेश करते हैं। वो कहते हैं देखो दोस्तों, हमारे सामने ये आ गया है, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, अगर हमने रिपेयरिंग किया तो हर एक घर के सदस्य, हर एक मेंबर को, यानी फ्लैट ओनर को एक 20,000 रुपया देना पड़ेगा। 20,000 रुपया हर एक फ्लैट ओनर देगा। अब 20,000 वैसे देखने जाओ तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे मेंटेनेंस 1,000-2,000 रुपीज़ पर मंथ का मेंटेनेंस होता है। तो उनके लिए 20,000 एक साथ निकालना भारी दिखता है। उस तरह से इसे पेश करते हैं। वैसे सोसाइटी चाहे तो वो लोन भी रेज कर सकती है और 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, और या फिर सिंकिंग फंड में से पैसे निकाल भी सकती है, उनके पास होता है उतना। लेकिन यानी रिपेयरिंग के लिए उतना फंड्स जमा होता है बहुत सारे सोसाइटीज में। फिर भी वो क्या करेंगे, वो ऐसे कहेंगे नहीं, खर्च कौन करना चाहता है, 20,000 रुपया कौन देना चाहता है। और इसके बदले में दूसरा एक ऑप्शन ये है कि चलो हम रीडेवलपमेंट करेंगे, और रीडेवलपमेंट करते हैं तो सोसाइटी का जो ये बिल्डिंग का जो सारा खर्चा है वो खर्चा बिल्डर उठा लेगा, प्लस आपको 10% 20% बड़ा मकान दे देगा, यानी फ्लैट दे देगा, प्लस आपको कॉर्पस फंड मिलेगा, प्लस सोसाइटी को कॉर्पस फंड मिलेगा। तो अब कौन रिपेयरिंग में जाना चाहता है, हाथ उठाओ।
तो अगर 50 मेंबर्स हैं सोसाइटी में तो उनमें से 1 या 2 हाथ उठाएंगे और बाकी के जो लोग हैं वो हाथ उठाते नहीं हैं। डरते डरते 1-2 लोग अपने हाथ उठाते हैं रिपेयरिंग के लिए। वो एक्चुअली जानते हैं कि ये सोसाइटी के पास उतनी एबिलिटी नहीं है, उतनी काबिलियत नहीं है कि रीडेवलपमेंट के जो प्रोसेस है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। उनको सोसाइटी में भरोसा कम रहता है क्योंकि सोसाइटी जो मैनेजिंग कमेटी वाले, यानी उन्होंने कभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज किया नहीं है। अगर उन्होंने बिल्डिंग का साफ सफाई वगैरह में ही भूल चूक कर दिया है, सोसाइटी को बिल्डिंग को पेंटिंग करने में ही वो लोग ठीक से यानी एक रेगुलरली नहीं कर पाते हैं, मेंटेनेंस रेगुलरली कर नहीं पाते हैं, सैलरीज वगैरह ठीक से रेगुलरली दे नहीं पाते हैं, तो ये लोग रीडेवलपमेंट को किस तरह से संभालेंगे, ये एक सवाल इनके मन में होता है। फिर भी इसलिए तो ये लोग क्या करते हैं, डरते डरते हाथ उठाते हैं कि भाई हम तो रिपेयर्स करना चाहते हैं, चलो 20,000 खर्च कर लेंगे पर है हाउस होल्ड। लेकिन फिर मैनेजिंग कमेटी वाले कहते हैं अच्छा तो ये 2 लोग या 3 लोग रिपेयर्स के लिए जाना चाहते हैं, अब कौन है जो रीडेवलपमेंट के लिए जाना चाहता है। अब दोस्तों एक बात आपको नोट करना होगा, कई बार ऐसे होता है कि रीडेवलपमेंट एजेंडा में भी नहीं डालते हैं। वो मीटिंग के एजेंडा में सिर्फ इतना ही लिखते हैं, टू डिस्कस द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट, रीडेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर वो इस तरह से सवाल खड़ा करते हैं कि अब कौन है जो फ्री में बिल्डिंग को नया करवाना चाहता है, अपने आप को एक नया फ्लैट देना चाहता है फ्री में, आपको कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपको नया फ्लैट मिलेगा, फ्लैट बड़ा भी होगा वगैरह वगैरह, और कॉर्पस फंड भी मिलेगा। तो लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करते हैं, मेजॉरिटी लोग हाथ ऊपर करते हैं कि हमको तो भाई रीडेवलपमेंट में जाना है। अब ऑलरेडी आप लोग फनल के अंदर एंटर कर चुके हो, ओके। जो भेड़चाल, इसको कहते हैं भेड़चाल, यानी बिना सोचे समझे, बिना अपनी सोसाइटी की काबिलियत सोचे, बिना मैनेजिंग कमेटी की काबिलियत सोचे, बिना सोचे कि आगे क्या क्या हो सकता है, वो रीडेवलपमेंट में चले जाते हैं। ये है भेड़चाल। लेकिन ये भेड़चाल अक्सर लोग कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो खर्च नहीं करना चाहते, उनको फ्री में चाहिए। तो ये चले जाते हैं फनल के ब्रॉड एंड में, रीडेवलपमेंट करना है या नहीं करना है। अब ये नैरो होने शुरू होता है। वो कहते हैं चलो अब हम पीएमसी को अपॉइंट करेंगे। सोसाइटी वाले एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक पूरा किट लेके आता है। वो किट क्या है? सोसाइटी के लिए मिनट्स, यानी कौन से मीटिंग होने चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग्स करने का एक रोड मैप है। वो रोड मैप लेके आता है। उसके लिए एजेंडा उसके पास तैयार होता है और उसके लिए मिनट्स भी तैयार होते हैं पहले से। हर 15-20 दिन एक मीटिंग करेंगे, दोबारा वो लोग मीटिंग करते हैं, रीडेवलपमेंट में किसको जाना है किसको नहीं जाना है सबका नाम लिखेंगे वगैरह, वो एक हो जाएगा। और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे जहाँ पे वो एक बिल्डिंग कमेटी को खड़ा कर देंगे। यानी आपको ऐसे दिखेगा कि ये 79A जो गाइडलाइंस हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, वो 79A का पालन हो रहा है। हर एक चीज़ के लिए सहमति ले रहे हैं। देखो हमने कैसे बिल्डर ये पीएमसी को अपॉइंट किया, वो भी एक सिस्टम से अपॉइंट किया हमने, एक यानी पूरा कॉम्पिटिटिव बिड्स को अट्रैक्ट करके अपॉइंट किया। ये सब बहुत ड्रामेबाजी होता है। एक्चुअली पहले से तय हो जाता है कि पीएमसी किसको अपॉइंट करना है, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखाएंगे कि भाई हमने तो सब चॉइस ओपन रखा था, जनरल बॉडी ने अपॉइंट किया। तो ऐसे करते करते पीएमसी जल्दी जल्दी हर 15 दिन 20 दिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग करेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग करते करते वो बिल्डर को सिलेक्शन करने के पॉइंट तक लेके आ जाता है। अब बिल्डर सिलेक्शन वाला जो मीटिंग होता है वो भी एक दो मीटिंग्स में पहले से ही सेटिंग हो जाता है। वो 2-3 बिल्डर्स, समटाइम्स डमी बिल्डर्स को अट्रैक्ट करते हैं
ताकि क्योंकि पहले से एक तय होता है कि ये बिल्डर सही है। बाकी के जो दो कॉम्पिटिटर्स में अट्रैक्ट करते हैं वो बिल्कुल पपलू लोगों को अपॉइंट यानी इनवाइट करते हैं, और वो पपलू टाइप के जो बिल्डर्स हैं उनको बिल्डर खुद लेके आता है। तो इस तरह से तय हो जाता है कि यही बिल्डर हमारा बिल्डर है। वो फिर डिस्ट्रिक्ट यानी रजिस्ट्रार ऑफिस से, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफिस से एक बंदे को बुलाते हैं। बुलाने के लिए पर फ्लैट वो 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार देता है, और ऐसा दे के वो एक कैमरा वाला मीटिंग होता है। वो मीटिंग में बिल्डर को अपॉइंट किया जाता है, यानी आपको अनाउंस करना होता है कि मेरा नाम कृष्णराज राव है, मैं सो एंड सो बिल्डिंग में रहता हूँ, सो एंड सो फ्लैट नंबर का ओनर हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं इस बिल्डर को अपॉइंट कर रहा हूँ। इस तरह से कहा जाता है। अब इसके बाद जो पीएमसी है, जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जिसने ये बिल्डर को लाने में हेल्प किया है। ओरिजिनली बिल्डर ये जो पीएमसी है उसको सोसाइटी ने अपॉइंट किया था। अब ये बिल्डर कहता है कि मैं इसे आगे का सैलरी मैं दूंगा। तो इससे क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अब बन जाता है बिल्डर का आदमी। उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है पीएमसी का, वो अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ भी नहीं लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी नहीं होते हैं, पेपर यानी ये भी नहीं होता है कि कितना सैलरी मिल रहा है उसको मंथली। सिर्फ ये रहता है कि मैं सो एंड सो बिल्डर सो एंड सो पीएमसी को अपॉइंट कर रहा हूँ रीडेवलपमेंट के लिए। इस तरह से लिखा जाता है, और वो पीएमसी ऑटोमेटिकली बिल्डर के साइड पे चला जाता है, और आपका जो मैनेजिंग कमेटी है वो भी 100% बिल्डर के साइड पे चले जाते हैं, और आगे जो भी कार्रवाई होता है वो सभी कार्रवाई ऑटोमेटिकली बाय शेड्यूल, यानी दिखता ऐसे है कि पूरा पेपर वर्क किया जा रहा है, पूरा पारदर्शिकता है, बट एक्चुअली कोई पारदर्शिकता नहीं होता है, और बिल्डर अपनी मनमानी के साथ जो चाहे जैसे चाहे पूरा सेटिंग के साथ आगे बढ़ता है, और आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। यानी आपके पास काबू में वो ये लोग आपसे बेकाबू हो जाते हैं। इंडिविजुअल फ्लैट ओनर उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक्चुअली बोलूं तो मैनेजिंग कमेटी वालों को भी पता नहीं है कि वो उनके हाथ से भी निकल चुका है। आगे मैं आपको इसी पद्धति के बारे में समझाते रहूँगा। मैं हूँ कृष्ण अर्बन नक्सल, आपका दोस्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।